नमस्कार विद्यार्थियों। जीव विज्ञान के अंदर हमारा एंजाइम का अध्याय चल रहा है, ठीक है ना। जूलॉजी का एक टॉपिक है एंजाइम, उसका एंजाइम के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार उसको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एंजाइम की संरचना पढ़ी, एंजाइम की संरचना का अध्ययन किया। संरचना के बाद में एंजाइम के जो विशिष्ट गुण होते हैं, इन एंजाइम के विशिष्ट गुणों का अध्ययन किया और उसके बाद हमने एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इस एंजाइम की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे कि एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करता है, एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। एंजाइम की क्रियाविधि का अध्ययन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एंजाइम की क्रियाविधि मैं आपको बता दूं कि आप पीछे वाले अच्छी तरह से नोट्स बना रहे होंगे और उसको अच्छी तरह से अपने कॉपी नोटबुक के अंदर लिख के रखें। और आज मैं उन पीछे वाले टॉपिक में से कुछ प्रश्न भी दूंगा जो आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। उसको नोट कर लेना अलग से। जो प्रश्न मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, पीछे टॉपिक पढ़े हैं, उसमें से वो प्रश्न आपको अलग से लिख के मेरे को वापस भेजने हैं। इसके बाद में शुरुआत करें एंजाइम की क्रियाविधि की। तो ध्यान दें एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करता है। समस्त एंजाइमों की कार्यप्रणाली एंजाइम व अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जितने भी एंजाइम होते हैं उन सभी एंजाइमों की क्रियाविधि होती है वो एक तो उस स्वयं एंजाइम और उस एंजाइम के अलावा अभिक्रिया में भाग लेना, यानी क्रियाविधि होगी वो दो चीज़ों पर ऊपर निर्भर करेगी। एक तो एंजाइम कैसा है, एक तो एंजाइम पर, और दूसरा अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक कैसा है। एंजाइम और इस अभिकारक की प्रकृति, इन दो कारकों के ऊपर हमारी एंजाइम की क्रियाविधि निर्भर करती है, ठीक है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है और इस क्रियाविधि को हम दो चरणों में पढ़ते हैं। यानी एंजाइम की क्रियाविधि दो चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला चरण है एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण। एक एंजाइम और अभिकारक का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक संकुल का निर्माण होगा। और दूसरा सक्रियण ऊर्जा में कमी। इन दोनों चरणों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, किस प्रकार से एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण होता है और किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। सक्रियण ऊर्जा में कमी वाला प्रश्न आया था, एंजाइम किस प्रकार से अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा में कमी करते हैं समझाइए। यहीं से प्रश्न बना था। ऊपर वाला प्रश्न, इस चरण का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण कैसे होता है समझाइए, ठीक है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ध्यान दें। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण। एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण कैसे होता है कि एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होने वाली, उत्प्रेरित का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उत्प्रेरण का मतलब होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। यानी एंजाइम का कार्य भी यही होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। तो एंजाइम के जितनी भी अभिक्रिया जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाओं में सर्वप्रथम एंजाइम अभिकारकों से मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे एंजाइम अभिकारक संकुल कहते हैं। यानी जो भी जितनी भी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया होती है उन सभी अभिक्रियाओं में एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम सर्वप्रथम अभिकारकों से मिलकर के, एंजाइम अभिकारकों से मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। और इसी अस्थायी यौगिक को हम क्या कहते हैं, एंजाइम अभिकारक संकुल कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है, एंजाइम अभिकारकों से मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे एंजाइम अभिकारक संकुल कहते हैं। और यह संकुल विखंडित होकर उत्पाद, ये संकुल वापस टूट करके उत्पाद बनाता है और एंजाइम अलग हो जाता है, एंजाइम को अलग कर देता है। तो रिएक्शन के माध्यम से मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। इन क्या होगा, एंजाइम और अभिकारक, एंजाइम और अभिकारक मिल क्या बनाएगा, एंजाइम अभिकारक संकुल बनाएगा। वापस एंजाइम अभिकारक संकुल टूट कर क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। और उस संकुल में जो एंजाइम वाला भाग है वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंजाइम का काम सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना होता है, जो अभिकारक के साथ जुड़ करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है।
तो एंजाइम अभिकारक के साथ जुड़ करके एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण करेगा और एंजाइम अभिकारक संकुल वापस विखंडित होकर के उत्पाद बना देगा और एंजाइम अलग कर देगा। डायग्राम के माध्यम से मैंने स्पष्ट किया है। ये हमारा एंजाइम है, ठीक है ना, ये हमारा एंजाइम है। इस एंजाइम की संरचना इस प्रकार से होती है कि यहाँ पे आपको ये तीर करके लिखा हुआ सक्रिय स्थल, यानी एंजाइम के प्रोटीनीय जो क्षेत्र होता है वो एंजाइम का पूरा क्षेत्र इस अभिकारक से क्रिया नहीं करता है। एंजाइम का पूरा भाग इस अभिकारक से नहीं जुड़ता है। एंजाइम के कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं वो ही इस अभिकारक से क्रिया करते हैं। तो एंजाइम के प्रोटीनीय भाग में पाए जाने वाले उन विशिष्ट क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल कहते हैं। ये परिभाषा पहले भी बता चुका हूँ और वापस रिपीट कर देता हूँ। एंजाइम के प्रोटीनीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वे विशिष्ट क्षेत्र जिससे अभिकारक जुड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल कहते हैं। तो ये एंजाइम का सक्रिय स्थल, ये हमारा अभिकारक। एंजाइम और अभिकारक आपस में जुड़ के बनेगा ये एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एंजाइम अभिकारक संकुल बन जाएगा। ये संकुल आगे वापस क्या करेगा? टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा और विखंडित होकर के एंजाइम अलग हो जाएगा। एंजाइम वाला भाग है वो अलग हो जाएगा और उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है। अब प्रश्न आता है कि ये एंजाइम अभिकारक संकुल बनता कैसे है? एंजाइम अभिकारक संकुल है क्या, कैसे बनता है, ठीक है ना। तो इस सक्रिय स्थल की परिभाषा अब अपने आप लिखना, मैंने पीछे लिखा चुकी है और एक बार रिपीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एंजाइम अभिकारक संकुल बनने की क्रिया को हम दो सिद्धांतों के द्वारा, दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत देकर के बताया कि एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण कैसे होता है। तो इन दोनों सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे कि एंजाइम अभिकारक संकुल किस प्रकार से बनते हैं। दो सिद्धांत है हमारा, एक तो है ताला कुंजी सिद्धांत और एक है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दोनों सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है ताला कुंजी सिद्धांत का। ताला कुंजी सिद्धांत होता है वो क्या होता है, किसने प्रतिपादित किया था, किससे संबंधित है, ठीक है ना। और प्रेरित आसंजन सिद्धांत, तो ये दोनों सिद्धांत अभिकारकों के संकुल निर्माण की क्रिया को बताते हैं कि किस प्रकार से एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम ताला कुंजी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन था, वो प्रतिपादन एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। एक वैज्ञानिक था एमिल फिशर। एमिल फिशर के छोटा प्रश्न बनता है ताला कुंजी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? एमिल फिशर के द्वारा किया गया। नाम से ही पता चला, रटने की जरूरत ही नहीं आपको। ताला कुंजी सिद्धांत नाम से पता चल जाएगा कि इस एमिल फिशर ने बताया कि जिस प्रकार एक निश्चित ताले के लिए, एक जो निश्चित ताला होता है उस ताले के लिए एक निश्चित चाबी होती है, एक विशिष्ट ताला एक विशिष्ट चाबी से खुलता है, उसी प्रकार यानी एक ताला उसी की चाबी से खोला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का अभिकारक ही एंजाइम की विशेष सक्रिय स्थल से बंध बना सकता है। विशिष्ट विशेष नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मान लो ये हमारा एंजाइम है और कोई भी अभिकारक आकर के इस एंजाइम से जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एमिल फिशर बताते हैं कि एक विशेष प्रकार का अभिकारक होता है और विशिष्ट प्रकार का अभिकारक ही विशिष्ट प्रकार के एंजाइम से जुड़ता है। जैसे एक विशिष्ट प्रकार के ताले को उसी की चाबी से खोला जा सकता है, उसी प्रकार एक विशेष प्रकार के अभिकारक को एक विशेष प्रकार की एंजाइम से ही जोड़ा जा सकता है। ये ऐसा हमारे कौन बता गए थे? एमिल फिशर के अनुसार। तो ये मैंने वापस बता दिया, ताला कुंजी सिद्धांत के एक विशेष प्रकार के अभिकारक ही एक विशेष प्रकार की एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध बना सकता है। अब दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। सबसे पहला प्रश्न ही बनता है किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत का प्रतिपादन है वो कोस्टलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक है कोस्टलैंड, नाम याद रखना, कोस्टलैंड। अब इन्होंने इसका जस्ट पूरा विपरीत बताया कि कैसे एंजाइम अभिकारक संकुल बनता है। तो इन्होंने बताया कि सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थल, याद है ना आपको, सक्रिय स्थल बार बार आएगा ये वर्ड, सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल नहीं, ये वाला जो एंजाइम का वो भाग जहाँ से अभिकारक जुड़ते हैं। तो एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं, अर्थात सक्रिय स्थल पहले से ही अभिकारक की संरचना के पूरक नहीं होते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थल होते हैं वैसे, जैसे इन्होंने तो बताया कि एंजाइम के सक्रिय स्थल पहले से विशिष्ट होते हैं, ये सक्रिय स्थल है तो इतना उसका स्वयं अभिकारक आकर जुड़ जाएगा। लेकिन कोस्टलैंड उसका विपरीत बताता है कि एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पहले से विशिष्ट नहीं होते हैं। मान लेते हैं सक्रिय स्थल है तो ये सक्रिय स्थल पहले से विशिष्ट नहीं होता है, ये सक्रिय स्थल अभिकारक के अनुसार अपनी संरचना में परिवर्तन करता है। तो सक्रिय स्थल पहले से अभिकारक की संरचना के पूरक नहीं होते हैं, लेकिन अभिकारक जैसे ही एंजाइम के संपर्क में आते हैं
कोई भी अभिकारक है जैसे ही एंजाइम के संपर्क में आएगा तो संपर्क में आते ही एंजाइम के सक्रिय स्थल उसके अनुसार अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं और परिवर्तित होकर अनुपूरक बना जाते हैं। इस कारण इस सिद्धांत को प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहते हैं। जैसे मान लो चित्र के द्वारा समझा दूं, ये आपको एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम का ये सक्रिय स्थल है। अब ये सक्रिय स्थल ऐसे नहीं कि ये इतनी इसकी साइज है तो इसी विशिष्ट साइज का अभिकारक इससे जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिद्धांत बोलता है कि ये सक्रिय स्थल इस अभिकारक के अनुसार अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेगा। अगर ये अभिकारक बड़ा होगा, अगर ये अभिकारक आपका बड़ा होगा तो ये सक्रिय स्थल अपनी संरचना में थोड़ा परिवर्तन करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर ये छोटा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। प्रेरित का मतलब प्रेरणा के अनुसार, आसंजन मतलब संरचना में जुड़ करके संरचना में परिवर्तन करना। तो ये अभिकारक प्रेरणा देता है सक्रिय स्थल को अपनी संरचना में परिवर्तन करने का, ठीक है ना। तो यही हमारा प्रेरित आसंजन सिद्धांत है कि अभिकारक है वो अभिकारक सक्रिय स्थल की संरचना में परिवर्तित होकर के जुड़ता है। तो ये अभिकारक ये हमारा इस सक्रिय स्थल से जुड़ गया, जुड़ने के बाद में वापस एंजाइम अलग हो जाएगा और ये उत्पाद बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे दो सिद्धांत हो गए, एक तो ताला कुंजी सिद्धांत और एक प्रेरित आसंजन सिद्धांत। उसके बाद में आज के जो मोस्ट प्रश्न मैंने बनाए वो देख लेना पीछे वाले टॉपिक में से। इसमें से एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम की संरचना समझिए, को एंजाइम किसे कहते हैं, एपो एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों के बारे में बताइए। आज के टॉपिक के प्रश्न भी है जो मैंने बता दिए बीच बीच में आपको, ठीक है ना। ओके।